Hey, hi, welcome. Today we are going to deal with this the Prevention of Money Laundering Act. तो ये ऑडियो मोड पे होगा। आप अपने बैरक को अपने साथ रखें और स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते रहें। तो बेसिकली हम आज बात कर रहे हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को डील करता है, उसको प्रिवेंट करने के बारे में बताता है। और अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसका ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उसका अटैचमेंट, एडजुडिकेशन या जो प्रॉपर्टी आपने मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई है उसका कॉन्फिस्केशन कैसे होगा, और कौन कौन सी कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी रहेंगी, और बाकी जो प्रोसीजर होता है सम्मन सर्च का, सीजर का, वो कैसे डील होगा, ट्रिब्यूनल कौन होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन होगा, अथॉरिटीज कौन होगी, स्पेशल कोर्ट कौन होगा, और कौन से ऑफेंसेस वो ट्राई करेंगे, ऑफेंसेस का नेचर कैसा होगा, अथॉरिटीज क्या होंगी। बाकी कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स भी हैं जो हेल्प करती है इनमें, जो भी मैटर्स हैं, और अटैचमेंट और प्रॉपर्टी का कॉन्फिगरेशन है उसके रिगार्डिंग कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है। तो सारा कुछ वो इस एक्ट में सेक्शन 1 से 75 तक, 1 to 75 तक डील करेंगे। एक स्केड्यूल दिया हुआ है जिसमें कुछ 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। उसमें कुछ सर्टेन स्केड्यूल्ड ऑफेंस बताए हुए हैं कि पर्टिकुलर इस एक्ट में आप कमिट करेंगे तो वो इस एक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो हम इसको थोरोली आज एक ही वीडियो में स्पीड मोड पे करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये इन्फोर्स में आता है 1 जुलाई 2005 से। बाकी प्रेम्बल को देखेंगे, इसमें उसमें लिखा हुआ है कि ये एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट, एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव्ड है फ्रॉम और इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। उन प्रॉपर्टी को जब्त करना, कॉन्फिस्केट करना जो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुई है, इन्वॉल्व है, या फिर उससे मनी लॉन्ड्रिंग करके प्रॉपर्टी को ड्राइव किया गया, या फिर ऐसे ही कनेक्टेड मैटर्स को ये डील करते हैं जो कनेक्टेड है या फिर इंसिडेंटल है। इसके अलावा प्रियम्बल में सेकंड पैरा स्टेट करता है वेयर एज द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है अनेक्स टू द रेजोल्यूशन एस 17/2 was adopted by General Assembly of United Nations at its 70th special session on the 23rd day of February 19। तो 23 फरवरी 1990 को जो ये संस्था है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, उन्होंने अपना रेजोल्यूशन के साथ रेजोल्यूशन नंबर बता दिया। ये जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने इसमें इसके 17वें स्पेशल सेशन में अडॉप्ट किया है। इसके अलावा 8 से 10 जून 1998 को स्पेशल सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जिसमें पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, और साथ में ये आह्वान किया गया है कोर्स अपॉन द मेंबर स्टेट्स टू अडॉप्ट नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन एंड प्रोग्राम, कि वो लोग भी जो मेंबर स्टेट हैं इस प्रोग्राम के, वो लोग भी क्या करें, नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन और प्रोग्राम को अडॉप्ट करें। तो उसी को बेस मानते हुए इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, तो इंडिया ने भी फिर ये अपना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपना लेजिस्लेशन निकाला। ठीक है, ये एक्ट है 2002 का, बट एनफोर्स में आता है ये 1 जुलाई 2005 से। तो ये डेट याद करने वाली है। इसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल बता देती हूँ। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक बिल आता है 1999 का, 1999 का बिल है हमारा। इसको पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा नियरली, मतलब 4 साल बाद, जब इंट्रोडक्शन हुआ उसके 4 साल बाद ये पास किया गया। इसके अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया जिसने अपनी रिपोर्ट 4 मार्च को लोकसभा में सबमिट करी। उसके बाद काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन सजेशंस आए, फिर जो फाइनल शेप दी गई इस बिल की वो आई। तो पार्लियामेंट ने फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में इसको पास किया। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का मतलब जो इंटेंशन इसका है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस हैं जो अंडर सेक्शन 3 में बताए हुए हैं, मनी उसको एक ऑफेंस बनाना, पनिशमेंट प्रोवाइड करना, और पनिशमेंट के तौर पे इम्प्रिजमेंट भी देना और इम्पोजिशन भी करना फाइन का,
अंडर सेक्शन 4 में बताया हुआ है। इसके अलावा जो स्कीम है, अगर हम बात करें पूरे एक्ट की स्कीम की, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसमें अटैचमेंट की जाएगी सारी प्रॉपर्टीज की जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है अगर इसके इस एक्ट के स्कोप में आ रहे हैं वो, जैसे कोई मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल इंटेंजिबल है, या फिर अटेम्प्ट की गई है उन प्रॉपर्टीज को अनटेंटेड दिखाने की। अनटेंटेड मतलब बेदाग, यानी कि भाई वो बिल्कुल प्रॉपर सोर्स से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, काला धन नहीं है वो, ब्लैक मनी, काला धन, वाइट मनी, जो आपका जो लीगल कह सकते हैं जिसको। बाकी और भी क्राइम जो है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन होना पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, जैसे वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या ऑफेंस रिलेटिंग टू जैसे मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम होती है, ऑफेंस रिलेटिंग टू एक्सटोर्शन होते हैं, ये भी स्केड्यूल जो है इस एक्ट का उसके अंदर में इन्वॉल्व करे गए, ऐड किए गए हैं। तो उनको एक मतलब मॉनेटरी साइड दिखाई गई है प्रेजेंट डे सेटअप में। तो जो पेक्यूनरी कंसिडरेशंस रिसीव की गई थी, या फिर जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करी गई है, या फिर लॉन्डर्ड की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब लॉन्डर्ड, उनको उनको वॉश करके क्या बनाया गया है, ब्लैक मनी से वाइट मनी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मॉनेटरी साइड भी इसमें इन्वॉल्व करेगी। तो ये बेसिकली ये जो एक्ट है, जो भी ऑस्टेंसिबली टेंटेड प्रॉपर्टी है उनको टेक अवे करती है, क्योंकि वो क्या होता है, क्राइम का यूज करके प्राप्त की गई है। ठीक है। तो जो भी इस प्रकार से कमाई गई प्रॉपर्टी है लॉन्डर करके, वो यहाँ पे फिर पनिशेबल हो जाएगी। तो फाइनली जो कंप्रेहेंसिव एक्ट होता है ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, ये इफेक्ट में आता है। वैसे एक्ट का ईयर तो 2002 है, एक्ट नंबर 15 है ये 2003 का। तो ये इफेक्ट में आता है 1 जुलाई 2005 से। बाकी इसके अलावा अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो ये अमेंड किया गया फिनांस एक्ट 2019 से, आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019, फिनांस एक्ट अगेन। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन करप्शन अमेंडमेंट रूल्स भी आए हैं कुछ 2018 के। तो ये एक अमेंडमेंट भी यहाँ पे हमारे को देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब चलते हैं सेक्शन वाइज। तो सेक्शन 1 to 75 तक है, चैप्टर 10 है टोटल, और चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, 2 में ऑफेंस बताया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग, 3rd में अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन, 4th में ऑब्लिगेशन है बैंकिंग कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और इंटरमीडियरीज की। 5 में बताया कि सम्मन सर्च सीजर कैसे होगा, और 6 में अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया है, स्पेशल कोर्ट है 7 में, 8 में अथॉरिटीज़ है। तो ये तीनों लाइन वाइज है, पहले ट्रिब्यूनल है, फिर कोर्ट है, फिर अथॉरिटीज़ है, TCA। देन है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, सेक्शन वो चैप्टर 9। चैप्टर 10 मिसलेनियस है, जिसमें सेक्शन 62 से लास्ट 75 तक है। शेड्यूल में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेरा। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का हमने प्रेम्बल देख लिया था, अब प्रिलिमिनरी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 1 बेसिकली शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस एक्ट को हम कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 1 का क्लोज 1 ये बता रहा है, सेक्शन 1 का क्लोज 2 एक्सटेंट की बात कर रहा है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल है। जनरली कोई भी एक्ट होता है तो जो पहले होते थे जैसे CRPC, IPC, ये सब, तो वो एक्ट सिर्फ कहाँ अप्लाई करते थे, ऑल ऑफ इंडिया पे करते थे, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करते थे। लेकिन ये एक लोता एक्ट है जो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर रहा है, और कोई भी हो सकता है, बट फिलहाल मतलब मेजर एक्ट देखे तो जनरली वो जम्मू कश्मीर पे नहीं होते थे पहले, बट ये स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है, तो तब से ही एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे। और IT एक्ट में भी आप देख सकते हैं आई थिंक। तो इसके अलावा अब इन्फोर्समेंट की डेट कहाँ है, तो कमेंसमेंट की डेट सेक्शन 1 के क्लोज 3 में बताया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के बताएगी ऑफिशियल गजट में, अपॉइंट करेगी, या फिर डिफरेंट डेट्स भी अपॉइंट की जा सकती है, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एंड एनी रेफरेंस इन सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्टिट्यूड एज ए रेफरेंस टू कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दैट प्रोविजन।
तो या फिर अदर डेट्स भी बताई जा सकती है, भाई पर्टिकुलर प्रोविजन कब कैसे अप्लाई करेगा, और फिर जो बताया गया है वो रेफरेंस उसका फिर उसी हिसाब से होगा, वो उसी टाइम से इफेक्ट में आएगी। अब हमने बता दिया यहाँ पे इसका जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 2005 है। अब सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज है, इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन दी गई हैं। एक क्लोज 1 है, एक क्लोज 2 है। तो क्लोज 1 में डेफिनेशन आपकी मिलेगी जेड, जेड तक पूरा है, फिर जेड ए जेड बी तक है। तो जेड बी तक लास्ट की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट की डेफिनेशन तो ए है, ए से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गई, तो लास्ट का जेड बी में वैल्यू है, वी से, वी पे खत्म हो रहा है ये, वी पे, बट क्लोज जेड बी तक चला गया। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को 1 बाय 1 देखते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 6 के 1 में जो बताई गई है, दैट विल बी एडजुडिकेटिंग ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन होगा, वो सेक्शन 25 में बता दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर का मतलब होगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 49 के सब सेक्शन 1 में। तो ये लाइन वाइज तीनों अथॉरिटी के बारे में बात होगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, असिस्टेंट डायरेक्टर। डी में अटैचमेंट बता दिया, अटैच करना यानी कि मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर चैप्टर 3। तो अटैचमेंट सिंपली जो भी प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसफर पे रोक लग गई, उसका कन्वर्जन पे रोक लग गई, डिस्पोजिशन पे रोक लग गई, उसके मूवमेंट पे रोक लग गई, किसके ऑर्डर के द्वारा, एक ऑर्डर इशू किया गया है चैप्टर 3 में, तो उसको आगे डील करेंगे। देन डी ए बात करता है अथोराइज्ड पर्सन कौन होगा, बैंकिंग कंपनी कौन होगी, वो ई में बताई जाती है। बेंच कौन है, वो एफ में बताया है। बेनिफिशियल ओनर कौन है, चेयरमैन कौन है, चिट फंड कंपनी क्या है, क्लाइंट क्या है, ये सब लाइन वाइज एक एक डेफिनेशन में आपको बता दिया गया है। बात करें अथोराइज्ड पर्सन की, तो अथोराइज्ड पर्सन वो पर्सन होगा जो अथोराइज्ड है, कहाँ पे, सेक्शन 2C में डिफाइंड है, जैसे किसके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, फेमा एक्ट 1999, इसमें जो अथोराइज किया है या बताया है पर्टिकुलर उस डेफिनेशन में, दैट पर्सन विल बी नोन एज अ अथोराइज्ड पर्सन। यहाँ पे बैंकिंग कंपनी कौन होगी, वो कंपनी होगी, उसका मतलब बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक होगा टू विच दी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई करता है जिसपे, और इसके अंदर में इंक्लूड होंगे एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो रेफर्ड किए गए हैं टू इन सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट। अब बात करें बेंच की, तो बेंच बात कर रहे हैं, तो बेंच का मतलब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका बेंच, तो ये कौन बताता है, एफ बताता है। अब याद करने वाली जो डेफिनेशन है एक है बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। बेनिफिशियल ओनर FA में बताया है, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 के FA में बताया हुआ है कि बेनिफिशियल ओनर, पहली बात तो ये डेफिनेशन आपकी ऐड हुई है, इंसर्ट की गई है 2012 की अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो बेनिफिशियल ओनर का मतलब है एक इंडिविजुअल जो अल्टीमेटली ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है क्लाइंट को ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ जो ट्रांजैक्शन है इज बीइंग कंडक्टेड एंड, यहाँ तक पहले एक बार और समझते हैं, इसका मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल, बेनिफिशियल ओनर मतलब जिसका फायदा हो रहा है हिंदी में देखे तो, वो इंडिविजुअल जो अल्टीमेटली या तो ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, किसको, कंट्रोल्स ऑफ अ क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन ऑन हुज बिहाफ अ ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड, या फिर जिसके बिहाफ में कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है वो पर्सन, या अपना जो क्लाइंट है उसका उसका कोई क्लाइंट है, ठीक है, ओन कर रहा है कंट्रोल कर रहा है क्लाइंट को ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स पर्सन हु एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ जुडिशियल पर्सन, या फिर वो किसी पे कंट्रोल कर रहा है। तो इसको आगे थोड़ा और देखेंगे। नेक्स्ट चेयरपर्सन का मतलब जो चेयरपर्सन है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, जैसे बेंच की बात करी तो वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का था, F में बेंच था, G में चेयरपर्सन हो गया, क्योंकि भाई बेंच आया तो उसमें लोग भी होंगे। चिट फंड कंपनी क्या होती है, तो H में बताया हुआ है HCFC यानी H में बताया CFC मतलब चिट फंड कंपनी का मतलब एक कंपनी जो मैनेजिंग है, कंडक्टिंग है, सुपरवाइजिंग है एज अ फोरमैन एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी चिट्स एज डिफाइंड, जो मतलब चिट्स को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, कंडक्ट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है एज या तो फोरमैन के तौर पे, एजेंट के तौर पे या अदर कैपेसिटी में। बट अब ये चिट्स क्या होते हैं, ये सेक्शन 2 जो है चिट फंड एक्ट 1982 का उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है क्लाइंट कौन होता है, बेनिफिशियल ओनर तो वो ओनर हो गया
जो ऑन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने क्लाइंट को, या जो भी है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी का क्लाइंट है या कोई पर्सन जिसके बिहाफ में ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रहे हैं। ऐसे अब जो क्लाइंट है ये कौन है? तो क्लाइंट का मतलब वो पर्सन है हु इज एंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विद अ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन हु इंगेज इन ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी इज एक्टिंग। तो क्लाइंट बेसिकली वो पर्सन हो जाएगा जो इंगेज हो रहा है किसमें? एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में और एक एक्टिविटी में। तो क्लाइंट हो गया वो पर्सन जो इंगेज है किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या एक्टिविटी में विद द रिपोर्टिंग एंटिटी, और इसमें इंक्लूड करता है कौन सा पर्सन? वो पर्सन जिसके बिहाफ में वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है वो एक्ट कर रहा है, तो ये क्लाइंट हो जाएगा। अब कोऑपरेटिव बैंक कौन होगा? नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट सेक्शन 2 में बताया हुआ है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में जो बताया। अब इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट इज क्रोस्पोंडिंग लॉ? तो ये इंसर्ट की गई 2012 की अमेंडमेंट से जितना भी अमेंडमेंट होगी वो आपकी रेलिवेंट होगी। तो क्रोस्पोंडिंग लॉ का मतलब है एनी लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री जो करस्पॉन्ड कर रहा है टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के साथ में जो करस्पॉन्ड कर रहा है या फिर वो डील कर रहा है वो वाले ऑफेंसेस है इन दैट कंट्री करस्पॉन्डिंग टू एनी लॉ ऑफ द जो स्केड्यूल ऑफेंस बताए हुए हैं वो। तो करस्पॉन्डिंग लॉ जो इस वाले हमारे एक्ट के जो भी स्केड्यूल्ड ऑफेंस है उनके साथ में करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। डिप्टी डायरेक्टर कौन होगा? डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंटेड जो होंगे सेक्शन 49 के 1 में, दैट पर्सन विल बी नोन एज डिप्टी डायरेक्टर। बेंच, बेनिफिशियल ओनर, चेयरपर्सन, डिप्टी डायरेक्टर। अब जेड ए जो है ये आपकी ओमिट कर दी गई है, पहले इंसर्ट की गई थी 2009 से, बट अब ये ओमिट हो गई है। डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन ओमिटेड, तो करने की नीड नहीं है, बट फिर भी डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन पहले था अब नहीं। डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर मींस डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ये लोग यहाँ पे हैं। तो बस हमारे को याद होना चाहिए कहाँ सेक्शन 49 में बात करेंगे, उन 49 के 1 में अपॉइंटेड है। अब आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, कौन है? तो इसका मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिफाइंड है सेक्शन 45I जो RBI एक्ट है 1934 का, उसका क्लोज सी में। और इसके अंदर में जो चिट फंड कंपनी अपनी बात की थी अभी, वो जो एच में डिफाइंड थे, हाउस फिनेंस इंस्टीट्यूशन या कोई अथोराइज्ड पर्सन, एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आएंगे। अगला है हाउसिंग फिनांस इंस्टीट्यूशन, ये भी नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब इंटरमीडियरी देखते हैं। तो सेक्शन 2N में इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी का मतलब है स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू अ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार जो होता है वो, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एनी अदर इंटरमीडियरी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। तो इंटरमीडिएट के अंदर में ये पर्सन होगा या फिर कोई एसोसिएशन जो रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 में, या फिर उस एसोसिएशन का कोई मेंबर। इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। फोर्थ में रिकॉग्नाइज स्ट्रोक एक्सचेंज रेफर टू इन क्लोज एफ टू एफ ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। तो ये लोग इंटरमीडियरी कहला रहे हैं। एन ए बात करता है इन्वेस्टिगेशन की रिगार्डिंग, ये इंक्लूड करता ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर और बाय एन अथॉरिटी अथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो इन्वेस्टिगेशन में वो सारी प्रोसीडिंग्स आएंगी जो इस एक्ट में कंडक्ट की जा रही है डायरेक्टर के द्वारा, अथॉरिटी जो अथोराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस हम CRPC में भी देखते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे ये NA में ये डिफाइन है। तो मेंबर आगे है, मेंबर की डेफिनेशन ओ मैं बता दिया कि जो मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का होगा वो मेंबर कहलाएगा, और या फिर चेयरपर्सन है एंड इंक्लूड्स द चेयरपर्सन। तो ये हो सकता है कि मेंबर में क्या चेयरपर्सन भी मेंबर होगा, हाँ, क्योंकि 2O में बताया है। मनी लॉन्ड्रिंग P में ये बता रहा है कि डेफिनेशन में रेफर कर रहा है सेक्शन 3 के अंदर में। तो कहता है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब वो होगा जो साइन है सेक्शन 3 में।
बाकी RA में ऑफेंसेस बताए हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो RA इसको, बाकी और अदर इम्पोर्टेंट 2S इम्पोर्टेंट है। पर्सन की डेफिनेशन में क्या आएगा, पर्सन इंक्लूड करता है एक इंडिविजुअल हो गया, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, कोई कंपनी होगी, कोई फर्म है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लोज जो भी बताए हैं, एंड कोई भी एजेंसी या ऑफिस ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल बाय एनी ऑफ द अबाउ पर्सन मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सब क्लोजेस। तो ये सब लोग पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब है जो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने इस एक्ट के थ्रू में जो भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है वो करके कमाई है, जो शेड्यूल ऑफेंस यहाँ पे दिए हुए हैं शेड्यूल के अंदर में, तो उन वाले एक्ट में या फिर मीन्स एनी प्रॉपर्टी जो ड्राइव्ड है और ऑब्टेन्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज द रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस or the value of such property or where such property is taken or held outside the country then the property equivalent in value held within the country or abroad, तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहलाएंगे। मोटे तौर पे ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके कमाई है, और क्रिमिनल एक्टिविटी कौन से ऑफेंसेस की, जो यहाँ पे बताए हुए हैं शेड्यूल के अंदर में। और या फिर जो भी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, या और अगर वो प्रॉपर्टी आउटसाइड कंट्री ली गई है, हेल्ड की गई है, तो जो प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट होगी उस वैल्यू के विद इन द कंट्री में या अब्रोड में, तो उस वाली उसको भी हम प्रोसीड ऑफ क्राइम ही बोलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कहती है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो इंक्लूड करते हैं प्रॉपर्टी नॉट ओनली ड्राइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शेड्यूल्ड ऑफेंस but also any property which may directly indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity जो रिलेटेबल है टू द scheduled offense। तो सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं जो पर्टिकुलर जो ऑफेंस कमिट करके आपने कमाई है, शेड्यूल ऑफेंस जो बताए हैं, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी भी जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ड्राइव की जा सकती है और ऑब्टेन हुई है एज ए रिजल्टेंट क्रिमिनल एक्टिविटी का, अगर साइड बाय साइड भी और अगर आपको इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह करके शेड्यूल ऑफेंस के कोई अदर प्रॉपर्टी भी ऑब्टेन हो रही है, देन दैट विल आल्सो नोन एज अ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, 2V बताता है कि प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन जहाँ पे वेदर वो चाहे कॉर्पोरियल है या इनकॉर्पोरियल है, मूवेबल है इमूवेबल है, टेंजिबल है इंटेंजिबल है, एंड इंक्लूड्स डीड्स एंड इंस्ट्रक्शन एवी डेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट विच वेयर एवर इज लोकेटेड। तो प्रॉपर्टी चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, हर डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे वो मानी जाएगी। लेकिन वही एक्सप्लेनेशन फर्दर क्लैरिफाई कर देती है, प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेगी वो प्रॉपर्टी एनी काइंड यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है ना उनके अंदर में आपने कोई प्रॉपर्टी कमाई है उन ऑफेंस को कमिट करके, या फिर इस एक्ट में और ऑफेंसेस है उनको, तो वो यहाँ पे बता दिया गया है। रिपोर्टिंग एंटिटी कौन होती है, यहाँ पे WA में बताया है कि इसका मतलब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज या पर्सन जो कैरी कर रहा है डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन को, दैट पर्सन विल बी नोन एज रिपोर्टिंग एंटिटी। अब फाइनली शेड्यूल्ड ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, तो 2Y बताती है वो वाले ऑफेंसेस, 3 शेड्यूल मतलब एक शेड्यूल में 3 पार्ट दिए हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। तो शेड्यूल ऑफेंस का मतलब होगा कि वो ऑफेंसेस जो स्पेसिफाइड अंडर पार्ट A में जो स्पेसिफाइड है, या फिर जो ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट B में शेड्यूल के, और जहाँ पे जो टोटल वैल्यू इन्वॉल्व है उस ऑफेंस की वो है 1 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्ट B में कितना होना चाहिए वैल्यू उस प्रॉपर्टी की, 1 करोड़ रुपीज़ या उस ऑफेंस से आप कमा रहे हो तो 1 करोड़ या मोर होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। पहले ये होती थी 30 लाख रुपीज़, लेकिन अमेंडमेंट हुई है 2015 में और इस अमाउंट को बढ़ा के अब 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कर दिया गया है। तीसरा कहता है शेड्यूल ऑफेंस का मतलब जो
के पार्ट सी में भी बताए हुए हैं, तो पार्ट ए के, पार्ट बी के, पार्ट सी के। बट पार्ट बी में याद रखना है कि जो वैल्यू होनी चाहिए उस शेड्यूल ऑफेंस में जो इन्वॉल्व है वो होनी चाहिए 1 करोड़ रुपीज़ और मोर। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पूछ ले कि किस अमेंडमेंट से है, 2015 के अमेंडमेंट से। देन जेड क्लोज बात करती है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का मतलब है एक कोर्ट ऑफ सेशन डेजिग्नेटेड एज ए स्पेशल कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43। जेड बात करता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेस करना, गिफ्ट से करना, चाहे लोन लेना, लोन देना, और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, चाहे आप कैसे भी अपने राइट, टाइटल, पोजेशन या लियन जो है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जेड बी में वैल्यू की बात होती है। वैल्यू का मतलब है जो फेयर मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन बाय एनी पर्सन, और इफ सच डेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो द डेट ऑन विच सच प्रॉपर्टी इज पजेस्ड बाय एनी पर्सन। ये तो हो गया क्लोज 1 कंप्लीट। सेकंड कहती है कि एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट और शेड्यूल टू एनी इनैक्टमेंट या एनी प्रोविजन देयर ऑफ शैल in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force be construed as a reference to the corresponding law or the relevant provision of the corresponding law if any force in that area। तो ये कह रहा है कि कोई भी रेफरेंस इस एक्ट में हो या शेड्यूल में है किसी इनैक्टमेंट के रिगार्डिंग या किसी प्रोविजन के रिगार्डिंग, किसमें, इन रिलेशन टू एन एरिया जहाँ पे वो इनैक्टमेंट प्रोविजन फोर्स में नहीं है, उसको ऐसे माना जाएगा कि जो करस्पॉन्डिंग लॉ या रेलिवेंट प्रोविजन है करस्पॉन्डिंग लॉ के वो फोर्स में है सिर्फ इस एक्ट के पर्पस के लिए। अगर नहीं है तब भी माना जाएगा वो है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये वाला ऑफेंस जो करोगे शेड्यूल ऑफेंस कहीं भी कर लो, यू विल बी लायबल। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा इसी में। तो इस वीडियो में बस यही पार्ट 1 रखेंगे। सेक्शन 2 तक बात करूँ केस लॉज की। जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है सेक्शन 2(1) के वी में, तो ये काफ़ी वाइड टर्म है। इसमें मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी साथ में इंक्लूड करता है। इसमें डीड हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गया कोई भी जो एविडेंस कर रहा है किस चीज़ का, टाइटल का या फिर इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में या सेट्स है जहाँ पे भी चाहे वो कहीं पे भी लोकेटेड है। तो ये डेफिनेशन से क्लियर होता है कि जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वाइड हो जाती है, और इवन कोई भी जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो भी इसकी डेफिनेशन में आ रहा है। तो इंटरेस्ट का मतलब कोई कंसर्न, एडवांटेज लेना, ठीक है, या कोई पार्ट हो गया आपका किसी चीज़ में या पार्टिसिपेशन है, तो काफ़ी ब्रॉड एनफ है। तो इसमें केस लॉ है पी रामनाथन अय्यर का और एक जॉर्ज विम्पी एंड कंपनी इंग्लैंड रेवेन्यू कमिश्नर का एक्ट। उसमें ये बोला गया था, इट वॉज हेल्ड दैट एन ऑप्शन टू परचेज प्रॉपर्टी is an interest in the property. So thus not only the title to property but also interest in property may be in the form of lien, mortgage or lease or part interest or even a contingent interest be which may come about on happening of an event which is certain to happen to the time of its happening is not certain। वो भी इंक्लूड होगा, विल बी इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी यूज्ड इन सेक्शन। कहने का मतलब है ये सब अगर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो भाई वो इस एक्ट से डील हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने इस वीडियो में भी इतना ही। अब नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई। थैंक यू सो मच।